लगता है कि ये पूरा क्षेत्र आपको किस संप्रदाय को मानने वाले लोग रहे होंगे या किस धर्म को मानने वाले लोग रहे होंगे? आपको क्या लगता है? यहाँ गौतम बुद्ध के सिद्धांत से बौद्ध धर्म में मानने वाले लोग थे। जहाँ जहाँ नाग है, नागवंशीय थे, बहुत शक्तिशाली राजा थे, उनसे आर्य नहीं लड़ सकते थे, तो उसको किसी न किसी रूप में छल करके हत्या करके और अपना एक वैदिक धर्म स्थापित किया। वर्तमान में जिस तरह की संस्कृति चल रही है उस संस्कृति का अगर यह अवशेष होता तो मिटाया नहीं जाता, मिटाया उसी को जाता है। प्रतिक्रांति के बाद बहुत सारे चीज़ों को नष्ट किया गया, बहुत सारे प्रतीकों को नष्ट किया गया, शायद उसी नष्ट प्रतीकों का यह अवशेष हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सोमनाथ आर्या और आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ 24/7। आज मैं मौजूद हूं मुंगेर जिले के टेटिया बंबर प्रखंड के एक ऐसी पहाड़ी पर, जिस पहाड़ी पर ना केवल खूबसूरत चट्टानों की एक लंबी श्रृंखला है, बल्कि इन्हीं चट्टानों के इर्द गिर्द आपको नजर आएंगे चट्टानों की आकृतियों को एक खूबसूरत शिल्प देकर जो आकृति बनाई है वो नागराज की है। आप इस पत्थर की चट्टानों को काटकर जो 5 नाग की आकृति आपको नजर आ रही है उसे आप गौर से देखें। टेटिया बंबर प्रखंड का यह जो इलाका है, कहा जाता है बौद्ध धर्म को मानने वाले धर्मावलंबियों का यह प्राचीन एक स्थल है। तकरीबन 4 से 5 हजार वर्षों तक यह इलाका बौद्ध धर्म से जुड़ा रहा और देश और दुनिया के पटल पर यह जो जगह है वह अब तक मानो छिपा हुआ है। जैसा कि आप लोगों ने बौद्ध धर्म साहित्य को पढ़ा होगा और जाना भी होगा किस तरह से तथागत बुद्ध की रक्षा नागराज और नागवंशियों ने की थी। नागवंशियों से तात्पर्य जो आप 5 नागों के फन को देख रहे हैं, नागवंशी शासकों का जिक्र होता है इन नाग के एक एक फन से। और अंतिम जो 5वां फन है वो नागराज मुछलिंद का ये फन है। हम यहाँ स्थानीय स्तर पर इस क्षेत्र का भ्रमण करने आए, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानना चाहते हैं इन पहाड़ियों के बारे में। सर, आपका क्या नाम हुआ? सुमन कुमार सिंह। सुमन जी, एक चीज़ बताइए, यह जो पूरा का पूरा इलाका है, पहाड़ी है, ये इसकी भौगोलिक परिस्थिति क्या है? कौन सी जगह है ये? पूरा मैदानी एरिया है। यहाँ पे पहाड़ी एरिया के बगल में मैदानी एरिया है और यहाँ खेती मुख्य पेशा है जी। और यहाँ बुद्ध के मानने वाले यहाँ के पूर्वज थे जी। हाँ, और ये जो पहाड़ी है ये मुंगेर जिले के अंतर्गत आती है। हाँ। कौन सा पंचायत है ये? पंचायत नवादी पंचायत हुआ। अच्छा, आप लोग आप यहाँ जो दिख रही है चट्टानों को उकेर कर नागराज का फन है और कुछ चीज़ों को तोड़ा भी गया है, जैसे यहाँ टूटा हुआ हिस्सा भी है और इसको इस तरह से लगता है कि जैसे कि चूने वगैरह से इसको ढक दिया गया है। और क्या लगता है ये जो नाग का शिल्प है, 5 नागों का जो फन है, ये इसको किस रूप में आप देखते हैं? ये नागवंशीय राजा जो थे, 5वां वंश राजा, उन्हीं के द्वारा ही बनाया गया है, उन्हीं के समय तत्कालीन बनाया गया है और बुद्धिस्ट बौद्ध के अनुयायी थे नागराज। क्या लगता है कि ये पूरा क्षेत्र आपको किस संप्रदाय को मानने वाले लोग रहे होंगे या किस धर्म को मानने वाले लोग रहे होंगे? आपको क्या लगता है? यहाँ गौतम बुद्ध के सिद्धांत से बौद्ध धर्म में मानने वाले लोग थे और उनका विचार, यहाँ गौतम बुद्ध का विचार था। लेकिन अभी जो नज़र आ रही है चीज़ें, यहाँ जिस रूप में पूजा पाठ हो रहा है, कोई बौद्ध धर्मावलंबी नज़र तो नहीं आते, तो क्या लगता है ये किस तरह का
सांस्कृतिक आक्रमण है ये? जब पुष्यमित्र शुंग का प्रतिक्रांति हुआ, जब बृहदर्थ मौर्य का हत्या करके वो अपना राजधानी यहाँ पटना से साकेत ले गया, उसी समय से बौद्ध धर्मावली का कत्लेआम किया गया। जितना बुद्ध के मानने वाले थे उसको भी मारा गया और जगह जगह उसको खदेड़ा गया। वहाँ डर से लोग पहाड़ के एरिया में कहीं भी बस गए, जाके वहाँ मैदानी एरिया छोड़ के पहाड़ी एरिया में आ गए जी। यहाँ के बुद्ध के मानने वाले पूरा एरिया है, अनुयायी है जी। ये सुमन जी हैं और हम बात करते हैं। सर, आप ये बताइए कि इस क्षेत्र को आप किस रूप में जानते हैं? और देखिए सर, जहाँ तक कि हम लोग का अनुभव लग रहा है कि ये जो 5 नागों का फन है, ये कभी न कभी पूर्व समय में बौद्ध का विरासत रहा होगा। और भगवान जिस तरह की ब्राह्मणाइजेशन किया तथागत बुद्ध का आर्यों ने आक्रमण के बाद विष्णु का अवतार घोषित कर दिया, तो इसी रूप में किया था। तो किसी न किसी रूप में ये बौद्ध विरासत है था और इसको संरक्षण के लिए हम केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार से हम लोग गुहार लगाते हैं, निवेदन करते हैं कि इनका संरक्षण किया जाए। आपका नाम क्या हुआ सर? हमारा शशि शेखर जी नाम है सर। शशि शेखर जी, यहाँ काफ़ी कुछ जो प्रकृति की जो छटा है इस पूरे इलाके में, ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, अभी तो मैं ऊपर जाऊँगा देखने के लिए, और ये पहाड़ी है और खूबसूरत पहाड़ियों के ऊपर जो है ये नागराज जो फन ताने छत्र के साथ 5 छत्र के साथ नागराज भी हैं। इन पहाड़ियों के साथ आप किस तरह का सांस्कृतिक धार्मिक इतिहास देखते हैं? देखिए सर, हमारा जो कल्चर रहा है प्राचीन काल से जी, तो नेचुरल लैंग्वेज जो होता है, प्राकृत भाषा, वो पाली भाषा है जी। बाद में जब पुष्यमित्र शुंग ने सम्राट बृहदर्थ मौर्य की पाटलिपुत्र के परेड में जब उनकी हत्या किया और यहाँ से भागते हुए फैजाबाद गया, फैजाबाद का जो 7 किलोमीटर का एरिया है जिसका नाम साकेत था, बौद्धिस्टों का बहुत बड़ा आस्था का केंद्र था, दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र था। वहाँ वो अयोध्या यानी अयुध्या, बिना युद्ध किए हुए वो राजधानी अयोध्या पुष्यमित्र शुंग। तो जहाँ जहाँ भी देखते हैं दुर्गम पहाड़ियों में अपना जान बचाने के लिए बौद्धिस्ट लोग जो है अपना पहाड़ी इलाका पर अपना मेडिटेशन करते थे। वो लोग प्राचीन काल से अष्टांग योग करते थे। ये पतंजलि सबका कहीं सबका नामो निशान नहीं था उस समय। तो किसी न किसी रूप में 40-50 हजार साल पहले, अभी भारत को हम लोग भारत कहते हैं संवैधानिक रूप में, लेकिन इसके पहले भारत का नाम जम्बूद्वीप था, जो आजकल के अंग्रेज जो है उसकी बॉर्डर को क्रॉस करने में हाँफते हैं। लेकिन उस समय एशिया का 5% जमीन जीता चंद्रगुप्त, तो वो वर्ल्ड हिस्ट्री में विश्व विजेता हो सकता है। तो ऐसा लगता है कि जो पूरे एशिया ही जीत लिया तो वो विश्व गुरु क्यों नहीं हो सकता। वो विश्व गुरु था, वो तथागत बुद्ध के चलते था, उन्होंने ये मान सम्मान दिया। और क्या लंका, श्रीलंका जाइए, वियतनाम, कंबोडिया, जापान, जितना भी ये सब नाम है ये सब बुद्धिज्म का दिया हुआ। मैं उन संदर्भों की बात तो समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे इसके बारे में बताइए, ये जो नागराज हैं 5 फन के साथ और नीचे जो जिस तरह से इनको पोत दिया गया है चूने से, ये तो एक आर्कोलॉजिकल मोमेंटम लग रहा है, ये विरासत लग रहा है। जिस तरह से चूने से इसे पोत दिया गया है, क्या लग रहा है कि ये क्या सांस्कृतिक विरासत के साथ ये छेड़छाड़ नहीं है क्या? ये बहुत बड़ी छेड़छाड़ है, क्योंकि ऐसा बहुत जगह पे देखिए, आरा में भी इस तरह का मिला। हमारे इतिहासकार राजेंद्र प्रसाद जी गए हुए थे, वहाँ देखे इसी तरह का। जहाँ नाग है, नागवंशी है, तो समझिए कि उसका बौद्ध से जुड़ा हुआ है, तथागत बुद्ध से जुड़ा। और एक बुद्ध ये नहीं है, ये 28वां बुद्ध से तथागत बुद्ध। कई हजारों हजार साल से जो सांस्कृतिक विरासत था उसको अटैक किया और आर्यों का भारत में आगमन नहीं हुआ, वो आक्रमण किया और हमारे विरासत को खत्म करते करते तो पर भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है जी। मतलब जो पुरातत्व है इस बात की गवाही देता है कि पुरातत्व कई बार इतिहासों के बहुत सारे रहस्य को खोल देता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पुरातात्विक विरासत है इतिहास के कई छिपे हुए राज को खोल सकती है? एकदम खोल सकती है। ये तो हम लोग का पूरा लग रहा है अनुभव कि सर ये बहुत विरासत ही था
जहाँ जहाँ पहाड़ियों पर देखते हैं, अभी हाल फिलहाल में इधर गए, साकुन इधर गए हुए थे, जी। तो सब जगह जो अवशेष बचा हुआ है, यहाँ तो कम से कम जेसीबी नहीं लगाया है, वहाँ तो जेसीबी लगा के तोड़ा भी है चारों तरफ। अच्छा। मौर्यकालीन ईंट भी देखे वहाँ। तो उसी तरह से जहाँ जहाँ नाग है, नागवंशीय थे, बहुत शक्तिशाली राजा थे, उनसे आर्य नहीं लड़ सकते थे, तो उसको किसी न किसी रूप में छल करके हत्या करके और अपना ये वैदिक धर्म स्थापित किया है। आसपास में ये जानना चाहता हूँ किस किस जाति के लोग रहते हैं यहाँ पे, अगर कोई जानकारी हो तो जरूर बताएं। जानकारी है सर, यहाँ पर देखिए आदिवासी लोग, बगल में जंगल है, गांव है, बनरकोला है। अच्छा, बनरकोला नाम है। हाँ। बनरकोला को आप क्या व्याख्या कर सकते हैं कि किस तरह से शब्द बना है? देखिए सर, वहाँ मनुष्य को ऐसे भी होमोसेपियंस जो बोला जाता है, तो वो उसी का पूर्वज है। तो वो आदिवासी जो लोग थे, आदिवासी यानी बहुत पुरानी काल से जो मनुष्य का जब निर्माण हुआ होगा, उस काल से ये रहते हैं। तो ये लोग प्रकृति के आगोश में रहते थे, खेती करते थे। नहीं, वो ठीक है, लेकिन ये बनरकोला जो नाम है, मुझे लगता है वानर और कोल से बना है। कोल आदिवासियों के संदर्भ में तो चर्चा हम लोगों को इतिहास की किताबों में मिलता है, लेकिन बनरकोला नाम जोड़ दिए जाने के बाद क्या लगता है कि नाम के साथ भी किसी तरह का ये हमला है क्या आदिवासी समुदाय के ऊपर? एकदम हमला है सर। मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा, वो जानवर की उसको संज्ञा दिया गया। तो कुल मिला के यहाँ पे कोल जनजाति, आदिवासी जनजाति के लोग हैं, और आसपास कुछ लोग यदुवंश भी हैं, कुछ लोग मौर्य वंश के भी लोग हैं, कोयरी, कुर्मी, कुम्हार, जोल्हा, वो सब लोग हैं यहाँ पर। और कुछ आध गाँव फॉरवर्ड के भी जो हैं, जो कि हाँ अल्पसंख्यक आबादी में, जो कि इसको विनष्ट करते करते तो पर भी ये विरासत अभी बचा हुआ है। तो क्या जब आप इन पहाड़ियों पर आ रहे थे तो क्या आप इससे पहले भी कभी आए हैं? हाँ, एक बार बचपन में लगभग 15-17 साल पहले आए थे, तो उस समय इतना नॉलेज ज्ञान हम लोग को नहीं था कि अभी भी हमारा बौद्ध विरासत है। टेटिया बंबर की इस पहाड़ी पर न केवल नागराज मुछलिंद का वो 5 फनों की आकृति वाला एक शानदार पाषाण कलाकृति है, काफ़ी ऊंची है, तकरीबन वो 20 से 25 फुट की नज़र आती है। और इसी के साथ इस पुरातात्विक स्थल पर आपको मौर्यकालीन ईंटें नजर आएंगी। ये जो मौर्यकालीन ईंटें हैं, इसके साइज को आप देखें, और साथ ही साथ आपको इस जगह पर आपको मौर्यकालीन ईंटें नजर आएंगी। जब आप इस ईंट को देखेंगे तो इसकी लंबाई और चौड़ाई से आप समझ सकते हैं, और ये जो वृत्ताकार परिक्षेत्र में इस पूरे ईंटों की संरचना मिल रही है, इससे समझा जा सकता है कि इस पहाड़ी की जो ऊंची चोटी है उस पर कोई बौद्ध स्तूप रहा होगा, क्योंकि इस तरह की श्रृंखला बौद्ध स्तूप में लगातार देखने को मिल रही है। और जो पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, वो इस बात को इशारा कर रहा है कि इस पहाड़ी पर बौद्ध संस्कृति के अवशेष आज भी मौजूद है, और इस पहाड़ी का संबंध बौद्ध धर्म की संस्कृति से रहा होगा। वो क्या इशारा करती है ये प्राचीन ईंटों की श्रृंखला इस पहाड़ की चोटी पर? पुराने समय में अधिकांश मतलब यही है संस्कृति, यहाँ की जो सनातन पुरानी संस्कृति, जो बुद्ध की संस्कृति है, उसमें बौद्ध भिक्षु वर्षावास के समय में वर्षावास में रहते थे और ऊंची पहाड़ी पर जा कर के मेडिटेशन का काम करते थे। तो ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर वही प्राचीन अवशेष है, बुद्ध के अवशेष हैं, हो सकता है जी। यहाँ पर बौद्ध भिक्षु अपना वर्षावास के समय में मेडिटेशन का काम करते होंगे जी, क्योंकि वर्तमान में जिस तरह की संस्कृति चल रही है, उस संस्कृति का अगर यह अवशेष होता तो मिटाया नहीं जाता, मिटाया उसी को जाता है। प्रतिक्रांति के बाद बहुत सारे चीज़ों को नष्ट किया गया, बहुत सारे प्रतीकों को नष्ट किया गया जी। शायद उसी नष्ट प्रतीकों का यह अवशेष जी हो सकता है। और इन पहाड़ की चोटी पर जो पुरातात्विक अवशेष है, क्या आपको लगता है कि सरकार को इस दिशा में, खासतौर पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को या बिहार सरकार में जो पुरातत्व विभाग की इकाई है उसको काम करने की जरूरत है? सरकार यहाँ पर्यटन के विषय में, उसके विषय में चर्चा हुई है सरकार के माध्यम से, लेकिन पुरातत्व विभाग का यहाँ पर किसी तरह का चर्चा नहीं हुआ है। उसके संज्ञान में यह यहाँ का जो
परिवेश है या भौगोलिक जो है तो पुरातत्व विभाग के संज्ञान में यह नहीं गया है। यह एक खोज का विषय हो सकता है। जी, तो आपको लगता है कि बिहार में कई ऐसे स्थल है जहाँ पर रिसर्च की ज़रूरत है और सरकार के संज्ञान में आने की ज़रूरत है? हाँ, सरकार के संज्ञान में आना चाहिए। बहुत सारे यहाँ के धरोहर हैं, विरासत हैं, जो कि बिहार बुद्ध का शब्दावली है, जानते हैं बिहार। इसलिए बिहार तो रिसर्च का विषय है ही। जी जी। और जिस तरह से पुरातात्विक अनुसंधान की ज़रूरत लगातार महसूस की जा रही है और पहाड़ की जो सबसे ऊंची चोटी है वहाँ पे कुछ बौद्ध संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ों के होने की खबर लगातार आ रही है, और पहाड़ की ऊंची चोटी पर जाने से पहले हम यहाँ लगातार पुरातात्विक साक्ष्य से लगातार हमारा सामना हो रहा है। जैसे आप पत्थरों की इस श्रृंखला को देखें, जैसे लग रहा है कि पत्थरों की यह श्रृंखला किसी धातु की संरचना को निर्मित करने के लिए बनाया गया था। एक समतल भूभाग भी है पहाड़ की चोटी पर, और इस भूभाग का क्या इतिहास रहा होगा अब तक वह छिपा हुआ है। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज 24/7, कैमरामैन अश्विनी कुमार आर्या के साथ।